सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, जैसे कि आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में से हम मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम का टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और नेशनल इनकम के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, एम्बेजेस क्या होती हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स के क्या रूल्स हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी के क्या रूल्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये सारे एग्रीगेट्स भी हमने कर लिए। और लास्ट सेशन में तो हमने वैल्यू एडेड मेथड भी पूरा सॉल्व कर दिया था, कुछ उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने ट्राई किए थे। उसी सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इनकम मेथड की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड तो हो गया। आई होप कि आपने वो मिस नहीं किया है। अगर गलती से आपसे वो मेथड छूट गया है और आपको समझना है तो भाई जितनी भी क्लासेस आपसे छूटी हैं उन सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जब आप चाहें आप उसको देख सकते हैं। आज के सेशन में हम इनकम मेथड करेंगे, होता क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके प्रैक्टिकल्स कैसे आएंगे, सारा हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट। लेकिन भाई वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। हेलो अदिति, कैसे हैं आप? आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में जहां पर भी आप एडिड हो उन सभी के साथ हमारा ये लेक्चर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स हमसे लाइव जुड़ सकें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए जल्दी से जाइए, पहले ये लेक्चर ग्रुप्स में शेयर करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। वैल्यू एडेड मेथड के इतने ज्यादा कंपोनेंट्स नहीं थे इसलिए वो आसान था, लेकिन इनकम मेथड के आपको ना सब कंपोनेंट्स याद करने पड़ेंगे, जो इसका फॉर्मूला है उसके सब कंपोनेंट्स आपको सीखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इनकम मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, आई होप कि आपने ये लेक्चर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। कोई डाउट होगा ड्यूरिंग दिस सेशन तो आप पूछ सकते हैं। ओके भाई, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो इनकम मेथड है वो एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने का ना सेकंड फेज होता है। सेकंड फेज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, क्योंकि फर्स्ट फेज में सबसे पहले एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर की जाती हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद जिन फैक्टर्स ने मैन्युफैक्चरिंग करने में, प्रोडक्शन करने में मदद की है, उनको सेकंड फेज में डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है इनकम की। और फिर थर्ड फेज में जब लोगों के पास इनकम आ जाती है तब वो उसका खर्चा करते हैं। यानी एक इकोनॉमी में अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट फेज आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि वैल्यू एडेड मेथड था। सेकंड फेज जिन फैक्टर्स ने प्रोडक्शन करने में हेल्प की है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको रिटर्न में फैक्टर पेमेंट की जाती है ना। तो सेकंड फेज क्या होता है, जब इन फैक्टर्स को फैक्टर पेमेंट की जाती है तब आप एक इकोनॉमी की उस फैक्टर इनकम को काउंट कर लो। जब आप एक इकोनॉमी की फैक्टर इनकम को काउंट कर लोगे, आप ये पता लगा लोगे कि हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितनी इनकम मिली है, तो आपको एक इकोनॉमी की इनकम पता चल जाएगी। नहीं, जैसे मान लो एज अ लेबर मेरे को 50,000 मिले हैं तो ये मेरी इनकम है। ऐसे ही एक इकोनॉमी में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक इकोनॉमी की इनकम आ जाएगी ना। तो इनकम मेथड यही तो कहता है
इनकम मेथड एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करने का सेकंड फेस होता है और इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करनी है, आपको केवल और केवल फैक्टर इनकम को ऐड करना है। सर ट्रांसफर इनकम क्यों ऐड नहीं होती? भाई ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फ्री, आराम से आप बैठे हुए हो, आपको गिफ्ट मिल गया, पेंशन मिल गई कोई, है ना, ओल्ड एज पेंशन, या फिर एज अ स्टूडेंट आपको स्कॉलरशिप मिल गई, वो ट्रांसफर इनकम होती है। वो मार्केट में कोई वैल्यू जनरेट नहीं करती, उससे मार्केट में कोई एडिशन नहीं होता, इसलिए ट्रांसफर इनकम को हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। गुड इवनिंग अक्षय, लावण्या, कैसे हैं आप? अच्छा भाई, जो भी हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, इट डजंट मैटर। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, यही मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हर एक कॉमर्स के फील्ड में। तो अगर आपके सिलेबस में ये है तो आप कर सकते हो। ओके अक्षय। अच्छा, सो यहां पर आप देख सकते हो इनकम मेथड एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। इस मेथड के अंडर हम एक इकोनॉमी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय एडिंग अप ऑल द फैक्टर इनकम जनरेटेड within the domestic territory of economy during a particular accounting period। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन में मैंने वो सारे वर्ड्स यूज कर दिए जो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम is one of the method to calculate national income in which all the factor income earned by the normal resident within the domestic territory is add up। सिंपल, मतलब भाई एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर हम उसको ऐड करते जाएं तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी। इस मेथड में हम केवल और केवल फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं और फैक्टर इनकम आपको पता है क्या होती है। जो भी फैक्टर्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बदले में इसकी पेमेंट की जाती है। पेमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। प्रोडक्शन के बदले में उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट देना पड़ता है। लेकिन भाई हम लोगों के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो ये इनकम है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो जितनी भी फैक्टर इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड विद इन दी इंडिया, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट होती है, अगर हम उसको ऐड करते जाएं तो वो हमारे पास नेशनल इनकम का आंसर आ जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड बहुत इजी है जागृत, अगर वो आप देखना चाहते हो तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जरूर देख लो। आज हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। अब इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड मेथड में हम एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी हमने आपको करवाया था। सिमिलरली अगर आप इनकम मेथड के थ्रू एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फॉर्मूला क्या है? सिंपल, फर्स्ट कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यानी क्वेश्चन में आपको ना ये तीन चीजें प्लस करनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन भाई एग्जाम इतना भी इजी नहीं होगा कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हो, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो और मिक्स्ड इनकम दिया हो और कह दिया जाए प्लस करके आंसर बता दो। बच्चे तो हो नहीं कि आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्विस्ट तो आएगा ना। और ट्विस्ट क्या है? आपको समझना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता क्या है और इसके सब कंपोनेंट्स क्या हैं।
आपको इनकम मेथड के अकॉर्डिंग फैक्टर इनकम फाइंड आउट करनी है, उसको ऐड करना है, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है। लेकिन वो फैक्टर इनकम बनती किन चीजों से है? नंबर 1, फर्स्ट कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। भाई, एज अ वर्कर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, फ्री में तो करोगे नहीं, आपको समथिंग इन रिटर्न तो चाहिए ना। कंपनसेशन उसी को कहते हैं। सो जो भी आप काम करोगे, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे एज एन एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करेगा ना, वो आपकी कंपनसेशन है, वो आपकी फैक्टर इनकम है, वो आपकी फैक्टर इनकम है। सो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहला कंपोनेंट आपका क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और उस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंडर आपको 4 सब हेडिंग्स दी होंगी। यानी मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया, तो क्या कहोगे? क्वेश्चन नहीं करना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है एम्प्लॉयर के द्वारा, बॉस के द्वारा अपने वर्कर्स को दी जाने वाली सैलरी, पेमेंट। तो हो सकता है एग्जाम में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिया हो, लेकिन उसके सब कंपोनेंट्स दिए हो, जैसे पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे। नहीं भाई, आपको सब कंपोनेंट्स दिए होंगे। जब आप इन चारों को ऐड करोगे तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पेमेंट इन कैश का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पहला कंपोनेंट है पेमेंट इन कैश। क्या होता है ये? भाई, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो बदले में आपको पेमेंट इन कैश तो मिलेगी ना। वेजेस डेली बेसिस के ऊपर, सैलरी मंथली बेसिस के ऊपर। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाए, बोनस मिल जाए, कुछ और इंसेंटिव्स मिल जाए इन कैश। तो ये सब आपकी कैश पेमेंट कहलाएगी। हेलो शिवानी, हेलो प्रयास। आपका ये हैशटैग काम नहीं करेगा क्योंकि भाई एग्जाम तो होने ही है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। चलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में या तो एम्प्लॉयर, बॉस कैश में पेमेंट करता है, या फिर कैश के साथ साथ कई बार ना एक्स्ट्रा काइंड में भी पेमेंट करता है। काइंड में पेमेंट करने का मतलब है कि वर्कर को रहने के लिए फ्री घर दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, उसके चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी। कोई बीमार होता है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है, फ्री में करवाओ। तो ये भी तो कंपनसेशन है ना, सब फ्री में मिल रही है। ये तो ट्रांसफर इनकम हुई, ट्रांसफर नहीं हुई, ये फैक्टर इनकम ही है। क्योंकि भाई एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को ये सब क्यों दे रहा है? रहने के लिए घर क्यों दे रहा है? गाड़ी बंगला क्यों दे रहा है? फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी क्यों दे रहा है? क्योंकि वो बंदा वर्कर है, एम्प्लॉय है। अगर वो एम्प्लॉय ना होता तब ये उसको थोड़ी मिलता। यानी वो काम कर रहा है, बदले में उसको रहने के लिए घर मिल रहा है, बंगला गाड़ी मिल रही है। तो ट्रांसफर नहीं है, ये फैक्टर इनकम है। ओके, सो सेकंड कंपोनेंट क्या है? पेमेंट इन काइंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब आपको पता है ना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर थोड़ी थोड़ी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि प्रोविडेंट फंड जनरेट किया जा सके। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉय होता है और जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय यानी वर्कर और एम्प्लॉयर यानी कि बॉस, ये दोनों कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लो
वर्कर ने अपनी सैलरी में से 500 कंट्रीब्यूट किया और बॉस कहता कि इस 500 के ऊपर ना मैं आपको 200 रुपीज दूंगा अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो ये 700 अमाउंट एक्स्ट्रा साइड पे रखी गई है, कंट्रीब्यूशन है किसकी? एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की। क्या ये नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी? ये सब कंपोनेंट्स कैसे दिए होंगे? ओके, ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं लावण्या, वेट। ये सब कंपोनेंट्स कैसे दिए होंगे ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है ना, हम वो कभी भी काउंट नहीं करते, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हम काउंट करते हैं। सर एम्प्लॉय को क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं ना। एम्प्लॉय को सैलरी मिली 10,000 रुपए, इस 10,000 रुपए से में ही तो इसने कंट्रीब्यूट किया ना। 10,000 रुपए सैलरी मिली, इस 10,000 में से एम्प्लॉय ने अपना 500 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया। सैलरी काउंट हो चुकी है, क्या कंट्रीब्यूशन दोबारा काउंट करें? नहीं, एक बार काउंट हो तो चुकी है। सो याद रखना, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में प्रोविडेंट फंड या फिर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का नहीं, हमेशा एम्प्लॉयर का कैलकुलेट होता है। ओके, और लास्ट कंपोनेंट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हम यहीं पर लिख देते हैं, दिया नहीं हुआ है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही पार्ट है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे? देखो कई बार जो वर्कर्स होते हैं वो काफी लंबे समय तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहते हैं, काम करते हैं, बाद में फिर उनको रिटायरमेंट्स में कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लमसम अमाउंट दी जाती है, इकट्ठा 10-15 लाख दिया जाता है, जिसको ग्रेचुटी भी कहा जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी कहते हैं, दैट्स पेंशन भी कहते हैं। तो ये सब मिलने वाली चीजें क्या नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाती हैं? की जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई रिटायरमेंट बेनिफिट्स फ्री के बेनिफिट्स नहीं होते, ये ट्रांसफर इनकम नहीं होते, ये फैक्टर इनकम ही कहलाती है। रीजन? क्योंकि भाई उसने इतने साल मेहनत की, एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा, जिसका मेहनत का फल उसको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, तो हुई तो फैक्टर इनकम ना। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, इनकम मेथड में, इनकम मेथड में आपका पहला कंपोनेंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्वेश्चन में अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो आप उसको उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिया हुआ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे क्या? करना पड़ेगा। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा तो इसके कंपोनेंट्स दिए होंगे। क्या है कंपोनेंट्स? पेमेंट इन कैश, ये इसका पहला कंपोनेंट है। सेकंड, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन कैश क्या होता है पता है ना? वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स एटसेट्रा। पेमेंट इन काइंड का मतलब ही मैंने आपको बता दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री एजुकेशन। देन इसके बाद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉय नहीं। याद रखना, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को ही हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड करते हैं, एम्प्लॉय की नहीं। प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन की जाती है वो एम्प्लॉयर की आती है, एम्प्लॉय की नहीं। लास्ट हमारे पास क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे आ सकते हैं आपको? पेंशन हो सकता है, ग्रेचुटी हो सकती है, इसका नेम चेंज किया जा सकता है, या फिर सीधा सीधा रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी लिखा जा सकता है। ओके सर, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम के किसी भी मेथड में इंक्लूड नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती, किसी भी मेथड में नहीं होती। तो इनकम मेथड का पहला कंपोनेंट क्लियर है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी वर्कर्स को दी जाने वाली कंपनसेशन, उनकी सर्विसेज के बदले में दी जाने वाली पेमेंट, कैश में होगी, काइंड में होगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा, या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये वाला हम एक बार फिर से बता देते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर।
देखो होता क्या है, एक तरफ होते हैं वर्कर्स और दूसरी तरफ होता है बॉस। वर्कर्स बॉस के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं अपनी सैलरी में से 500 रुपीज आपको दूं एज अ सेविंग्स, तो क्या उसमें मेरे को बेनिफिट होगा? बॉस कहेगा हाँ जरूर होगा। कैसे? बॉस कहेगा आप अपनी सैलरी में से 500 रुपए मेरे को दो, मैं इसको यूज करूंगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और फिर 500 के बदले में आपको 700 रुपए दे दूंगा। इसको हम कहते हैं प्रोविडेंट फंड। यानी वर्कर कंट्रीब्यूट करता है, पैसा मालिक को दे देता है, मालिक उस पैसे को यूज करता है और फिर कुछ एक्स्ट्रा बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अच्छा, अब हम ये पूछ रहे हैं कि नेशनल इनकम के मेथड में, इनकम मेथड में कंट्रीब्यूशन किसकी आएगी? वर्कर की यानी एम्प्लॉय की या फिर एम्प्लॉयर की? एम्प्लॉयर की आएगी। एम्प्लॉय की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सैलरी में एडेड है ना। वर्कर ने ये 500 रुपए कहां से निकाल के दिए? अपनी सैलरी में से। और सैलरी तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। कब कब काउंट की सर सैलरी? सैलरी तो हमने यहां पर काउंट कर ली ना, पेमेंट इन कैश में। तो कंट्रीब्यूशन में दोबारा इंक्लूड नहीं की जाएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास पहला कंपोनेंट था इनकम मेथड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो सिंपल सी बात है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किनको मिलती है? जो एम्प्लॉय है। जो बंदा किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसको तो कंपनसेशन मिलेगी, काइंड में, कैश में, कंट्रीब्यूशन में या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रूप में। लेकिन जिस बंदे का अपना बिजनेस हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, अपने पास उसका बैंक बैलेंस हो, क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं होता? क्या उसके सोर्स ऑफ इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जो बंदा वर्कर है उसकी इनकम को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में काउंट करते हैं। लेकिन जिस बंदे का अपना खुद का बिजनेस है, जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का बैंक बैलेंस है, उसके लिए इनकम का सोर्स क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, सेकंड कंपोनेंट इनकम मेथड का हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई अगर तो आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है तो आपको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी इनका कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे क्या? करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के जगह, ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह आपको हो सकता है क्वेश्चन में उसके कंपोनेंट्स दिए हों, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के 4 कंपोनेंट्स, ऑपरेटिंग सरप्लस के भी 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? रेंट। अब भाई जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है और उसने अपनी वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, बदले में उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा ना। सो रेंट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट को इंक्लूड करते हैं। अच्छा, जिस बंदे के पास बहुत पैसा है और उसने वो पैसा किसी को उधार दे रखा है तो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? इंटरेस्ट। मान लो मैंने पैसा आपको उधार दिया तो मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ना। सो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ? इंटरेस्ट। दैट इज ऑल्सो फैक्टर इनकम। प्रॉफिट, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया है तो मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? प्रॉफिट। तो दो ही चीजें हैं, या तो आप वर्कर हो, किसी के लिए काम करते हो तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में काउंट किया जाएगा। अगर आपका खुद का हाउस है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, आपका खुद का बिजनेस है तो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। प्रॉफिट भी 3 तरह का होता है। कैसे? मान लो आपका बिजनेस है और आपको प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपीस का। इसमें से
कुछ प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। मान लो आपने 5 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। 5 लाख बच गया, 5 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो 5 लाख आपके पास बचा, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी तो चार्ज करेगी। तो प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा कहां जाता है? कॉर्पोरेट टैक्स पे करने में, प्रॉफिट टैक्स। मान लो आपने 2 लाख का टैक्स पे कर दिया, बचा 3 लाख। वो 3 लाख आपके लिए बचेगा जो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको कहते हैं। तो प्रॉफिट के भी 3 पार्ट्स होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिवर्स प्रॉफिट भी कहते हैं, रिवर्स भी कहते हैं, रिजर्व। क्लियर? अच्छा, अब इसको भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपका फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है आपका? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर तो क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, तो बात तो खत्म, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, तो आपको चाहिए रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और एक और चीज, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? देखो, कई बार आपके पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी और के पास नहीं होते। जैसे मैंने अपनी एक बुक पब्लिश की, तो उसके राइट्स मेरे पास हैं। उस बुक में लिखा गया सारा कंटेंट मेरा है, आप उसको रीप्रिंट नहीं कर सकते, वो राइट मेरे पास है। हाँ, मैं चाहूं तो वो राइट्स आपको बेच सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि भाई आप मेरी बुक पब्लिश कर दो, 200 रुपए की बुक होगी, 50 रुपए मेरे को देना, 100 रुपए आप रखना। तो मैं अपना राइट सेल कर सकता हूं, दैट इज रॉयल्टी। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, उसको कहते हैं रॉयल्टी। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन खत्म, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, तो आपको क्वेश्चन में रेंट दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, रॉयल्टी दिया होगा, इन चारों को ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये चारों दिए हो सकता है आपको रॉयल्टी ना दिया हो कहीं पर भी, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों को ऐड करो, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। अच्छा, अब एक और बात, अभी हमने आपको बताया कि प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया, तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला कंपोनेंट क्या है प्रॉफिट का? डिविडेंड। दूसरा क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने टैक्स पे कर दिया, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने रिजर्व करके रख लिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सारा तामझाम आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप ये कहोगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ये 3 कंपोनेंट्स हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे कतई नहीं होगा। आपको एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि तीनों की हेडिंग्स दे रखी होंगी, प्लस करके आंसर बताना होगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा एग्जाम में, उसके सब कंपोनेंट्स दिए होंगे जो आपको याद रहने चाहिए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ओके। ऐसे ही ऑपरेटिंग सरप्लस के भी जो कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो, लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या क्वेश्चन छोड़ाओगे? करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इन चारों को ऐड करो, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। प्रॉफिट ना दिया हो तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिजर्व, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट भी क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मिक्स्ड इनकम की। भाई सिलेबस जो है वो हमने ऑलरेडी कह दिया, फेब के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सही शिवानी, बिल्कुल सही कहा आपने,
डायरेक्ट कंपोनेंट्स जो है वो आपको नहीं दिए जाएंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया जाएगा, उसके कंपोनेंट्स ही आएंगे एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं कि इसके कंपोनेंट्स ये वाले हैं। ओके, हेलो प्रियांशु, कैसे हैं आप? अच्छा, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इनकम की। देखो, जो भी वर्कर्स लोग थे वो सब आ गए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, फर्स्ट कंपोनेंट में। जो भी ऑनर थे, है ना, जमीन के मालिक थे, लैंडलॉर्ड थे, जो बिजनेसमैन थे, जो मालिक थे, वो सब आ गए ऑपरेटिंग सरप्लस में। इसके अलावा अगर कोई बचता है, वैसे तो कोई बचता नहीं है, लेकिन अगर कोई बचता है वो आ जाएगा मिक्स्ड इनकम में। अब ये मिक्स्ड इनकम कौन सा कंपोनेंट है? ये एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड का थर्ड कंपोनेंट है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम का जुगाड़ कर लेते हैं, ना वो वर्कर होते हैं ना वो ओनर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस। अपने खुद के बिजनेस में वो खुद ही वर्कर भी है, मालिक भी है। बताओ, उसकी इनकम को हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में डालेंगे या ऑपरेटिंग सरप्लस में? वो अपनी शॉप पे मालिक भी है, मालिक है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा, लेकिन भाई वो तो वर्कर भी है, तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएगा। वो दोनों है, वर्कर भी है, ऑनर भी है। अब किस में जाएगा भाई? जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब तीसरी कैटेगरी यूज की जाती है, मिक्स्ड इनकम। यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, जिनका आपका खुद का बिजनेस होता है, वो मिक्स्ड इनकम के अंडर काउंट किए जाते हैं। क्लियर? जल्दी से बता दो, फास्ट। एनी डाउट टिल नाउ? जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक बार जल्दी से दोबारा से देख लो। इनकम मेथड, सभी को समअप कर रहे हैं, दोबारा से एक बार ये फॉर्मूला देख लो। इनकम मेथड, आपको पता है वैल्यू एडेड मेथड से आपके पास आता है जीडीपी एट एमपी। इनकम मेथड कैलकुलेट करने पर आपके पास आता है एनडीपी एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनकम मेथड का ये एग्रीगेट होता है। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के सब कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं होते, तो इसलिए इसमें आपको कोई सब कंपोनेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, देन ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर मिक्स्ड इनकम ढूंढना है। तीनों दे रखे हैं, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की कौन सी इनकम होती है? गवर्नमेंट इंप्लॉयज की इनकम होती है। गवर्नमेंट वर्कर्स जो होते हैं ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएंगे। चाहे आप रेलवे में वर्क कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर भी वर्क कर रहे हो, आप वर्कर हो ना, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आपकी इनकम आ गई शिवानी। अगर आप बात कर रहे हो रेलवे डिपार्टमेंट की इनकम की, रेलवे किसकी संपत्ति है? गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा, जो भी रेलवे को प्रॉफिट होगा। और इसके अलावा जो इनकम होगी वो मिक्स्ड इनकम में आएगी। सारी हो गई। हम प्राइवेट लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट पब्लिक सभी आ गए, प्राइवेट वर्कर भी, पब्लिक वर्कर भी। ओके, चलिए। सो ये आपका मेन फॉर्मूला है। अब ध्यान से सुनो, अगर तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा सीधा ऐड करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम इतना इजी तो आएगा नहीं। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के सब कंपोनेंट्स याद रहने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की हेडिंग आएगी या उसके कंपोनेंट्स आएंगे। तो नंबर वन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में नंबर वन फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? पेमेंट इन कैश, जो कि सैलरी, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स कुछ भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है पेमेंट इन काइंड, रेंट फ्री अलाउंस दे देना, या फिर रहने के लिए घर दे देना, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तीसरे नंबर पे आता है
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टू द प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय की नहीं, एम्प्लॉयर की। और चौथे नंबर पे क्या आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब अगर आपको एग्जाम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा तो इन चारों को ऐड करना पड़ेगा, ये इसके सब कंपोनेंट्स हैं, तब जाके आपके पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आपको एग्जाम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे रखा है और उसके चार कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को। भैया ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे रखा है और ये चारों चीजें भी दे रखी हैं, तो ये चारों चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हैं, आपको केवल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करना है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सब कंपोनेंट्स की हेल्प से। पहले नंबर पे इसका आएगा रेंट, देन आएगा इंटरेस्ट, देन रॉयल्टी, ओके, और चौथे नंबर पे आपके पास आएगा प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रॉफिट सब कंपोनेंट्स के साथ आता है। मान लो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, तब तो ये चारों आपको नहीं चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो ये चारों चाहिए। आपको रेंट भी दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, रॉयल्टी भी दे रखा है, प्रॉफिट मान लो नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट के सब कंपोनेंट्स हैं। पहले नंबर पे डिविडेंड, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जिसको हम टैक्स भी कहते हैं, प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिजर्व भी कहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट के फर्दर तीन कंपोनेंट्स। ओके, आगे मिक्स्ड इनकम के कोई कंपोनेंट्स नहीं है, तो इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। सारे कंपोनेंट्स, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हैं? कोई डाउट? वैसे होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड, ओके, यानी आपको एनडीपी एट एफसी की हेल्प से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। नेशनल इनकम जानते हो किसको कहते हैं? एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम कहते हैं। तो हम एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करें या एनडीपी एट एफसी? सिंपल है, इनकम मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इनकम मेथड के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करो, और बाद में कन्वर्जन रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर देना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? तो हम यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिख लोगे तब आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें क्या क्या चाहिए। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढना है। क्या दे रखा है कहीं पर? अदिति, प्रॉफिट में आपको प्रॉब्लम है? अगर तो आपको प्रॉफिट दिया होगा तो ठीक, ऑपरेटिंग सरप्लस का ये पार्ट होता है। अगर नहीं दिया तो प्रॉफिट के फर्दर ना कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मान लो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 10 लाख, उसमें से 5 लाख आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 लाख आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, और 3 लाख अभी भी आपके पास है। सो 5 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड, 3 लाख या फिर 2 लाख जो आपने टैक्स दिया कॉर्पोरेट टैक्स, और जो 3 लाख आपके पास है वो कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके,
अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट भी दिया हो और प्रॉफिट के कंपोनेंट्स भी दिए हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट ही उठाना है, फिर कंपोनेंट्स नहीं ढूंढने। ठीक है, अच्छा आंसर दिया था, हमें लगा डाउट है। वेरी गुड अदिति, प्रॉफिट ही हमें चूज करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। कहीं दे रखा है, जल्दी से ढूंढो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है। आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया। हाँ, क्या इसके सब कंपोनेंट्स ढूंढने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, हमें पेमेंट इन कैश काइंड कुछ नहीं ढूंढना है, सीधा सीधा 1000 रुपीज हमें दे रखे हैं और हमें यही रिकॉर्ड करना है। 1000। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में कहीं दे रखा है इंटरेस्ट रेंट, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स नहीं ढूंढने, पहले पहले आपने हेडिंग ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढना है। कहीं दे रखा है क्या ऑपरेटिंग सरप्लस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट? नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इंटरेस्ट दे रखा है, रेंट दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, रॉयल्टी है कहीं पर क्या? चौथा कंपोनेंट नहीं है, जाने दो, नहीं है तो जाने दो। 150, 250, 640, 150, 250, 640, तो यहां पर हम लिख देते हैं 150, 250 एंड 640। मिक्स्ड इनकम कहीं पर भी नहीं दिया, जीरो आ जाएगी। दिया है तो लिख लेंगे मिक्स्ड इनकम, आपको या तो दी होगी मिक्स्ड इनकम या फिर लिखा होगा सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ना कोई। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। कितना आएगा? 2010। चलिए एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। 1000 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 640, 2040 है। अच्छा, 2040 ये आपका एनडीपी एट एफसी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एनडीपी एफसी कैलकुलेट नहीं करना, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी। कैसे करेंगे? कन्वर्जन रूल्स आते हैं, सिंपल, ये नेट है, ये भी नेट है, कोई कन्वर्जन रूल अप्लाई करना है? नहीं। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करते हैं तो वो नेशनल बन जाता है। ये फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, कोई रूल नहीं लगेगा, बस हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना था। सो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करना है, तो कर दो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। दे रखा है क्या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 30, ओके, फ्रॉम अब्रोड नहीं दे रखा क्या कहीं? 2, अगर फ्रॉम होता तो प्लस करते, यहां पर 2 अब्रोड दिया है, यानी फॉरेन से हमें नहीं कुछ मिला है, फ्रॉम नहीं है, 2 है, यानी हमने फॉरेन को कुछ दिया है, हमने फॉरेन कंट्रीज में कुछ दिया है, पे किया है, तो फिर तो हमें ये प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा। इसको इरेज कर देते हैं, -30, तो ये आ जाएगा 2010 आंसर, एनएनपी एट एफसी। क्लियर है? आसान है बहुत। अच्छा, ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस मेथड की कुछ प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग, यानी कुछ टॉपिक्स ऐसे, जब आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम मेथड के थ्रू, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जल्दी से ये कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे एज अ होमवर्क, ट्राई जरूर करना। फर्स्ट प्रिकॉशन, ट्रांसफर इनकम इज नॉट काउंटेड। भाई कोई भी ट्रांसफर इनकम हो, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, कोई भी फ्री की चीज अगर किसी भी पर्सन को मिलती है, वो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती इकोनॉमी में, वो कुछ नई वैल्यू जनरेट नहीं करती। सेकंड, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, कुछ इलीगल एक्टिविटीज ऐसी होती है जैसे स्मगलिंग हो गया,
हम उनको भी नेशनल इनकम में एज अ सोर्स ऑफ इनकम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि वो ब्लैक मनी है, वो इकोनॉमी की काउंटिंग में आ ही नहीं सकती, वो इलीगल एक्टिविटीज से जनरेट हुई हैं, तो उसको भी हमें काउंट नहीं करना है। कमीशन एंड ब्रोकरेज, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की जब बाइंग और सेलिंग होती है तो एजेंट को कमीशन और ब्रोकरेज देनी पड़ती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा मोबाइल बिकवा दो, मैं आपको 500 रुपए दूंगा कमीशन के, 20,000 का मेरा मोबाइल बिकवा दो, 500 रुपए ले लेना मेरे से। सो इन दैट सिचुएशन जो कमीशन और जो ब्रोकरेज होगी वो एक फैक्टर इनकम होती है, उसको हम काउंट करते हैं। चौथा नंबर, कैपिटल गेन एंड विंडफॉल गेन्स। कई बार किसी की लॉटरी लग जाती है, अचानक से कुछ मुनाफा हो जाता है, या फिर आग लगने से अचानक से कुछ नुकसान हो जाता है, उसको हम नेशनल इनकम की काउंटिंग में कभी भी काउंट नहीं करते। लास्ट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अच्छा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट तो काउंट होता है ना, अभी मैंने बताया था कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का पार्ट होता है ना डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो है वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, हमें इसको सेपरेटली काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड देयर इज नो नीड टू गिव एनी सेपरेट ट्रीटमेंट। कुछ अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ऐड कर लेते हैं। सिक्स्थ, इनकम टैक्स पेड। क्या इनकम टैक्स नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा? नो नीड, इनकम टैक्स काउंट करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई इनकम टैक्स किसके ऊपर पे किया जाता है? इनकम के ऊपर, और इनकम हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। मान लो आपकी इनकम है 50,000 रुपए, आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज, तो मैं इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड कर चुका हूं ना। आपने इसी सैलरी में से 1,000 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो क्या मैं 1,000 रुपीज अलग से काउंट करूं? डबल काउंटिंग हो जाएगी। दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये 1,000 रुपीज इसी का पोर्शन है जो हम ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऐड कर चुके हैं। सो दोबारा से सेपरेट ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये तो आपको पता ही है, ये तो हमारा इनकम मेथड का मेन हेड है, मेन कंपोनेंट है। तो ये तो ऑब्वियसली फैक्टर इनकम ही होता है, और इनकम को कैलकुलेट करने के लिए काउंट किया ही जाता है। क्लियर? प्रिकॉशंस? एनी डाउट? भाई अब अगर कोई डाउट है तो बताओ, डाउट नहीं है तो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, जिसको आपने जरूर ट्राई करना है। ध्यान से देखना, यहां पर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को कहा गया है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं उनकी गलती बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा सीधा एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। भाई क्यों करना है एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट? आपने फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेशनल इनकम, इतना लिखा है। इसमें वैल्यू एडेड मेथड लगेगा, इनकम मेथड लगेगा, या एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा? क्वेश्चन में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। आपको क्वेश्चन के ये जितने भी कंपोनेंट दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक, इनको ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि कौन सा मेथड कन्वीनियंटली आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो इनकम मेथड ही लगेगा, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, रेंट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब दे रखा है, और ये सब किसके कंपोनेंट्स होते हैं? इनकम मेथड के। तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है? इनकम मेथड। कैसे पता चला? कंपोनेंट्स को देखकर। इनकम मेथड से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के बाद अब इसमें कन्वर्जन रूल अप्लाई करना और एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर लेना। तो एक चीज याद रखो, कभी भी एग्जाम में आपको मेथड लिखा हुआ नहीं आएगा कि कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डाटा देखोगे, जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, जिस मेथड का सबसे ज्यादा डाटा दे रखा है, उसमें वो वाला मेथड लगेगा। जैसे वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगाना है। नंबर 1। नंबर 2, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। अगर आप इनकम मेथड लगाओगे तो आपके पास आंसर तो एनडीपी एट एफसी का आएगा, बाद में फिर नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेना ना।
सीधा सीधा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने मत बैठना, गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। पहले फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना, बाद में जैसा कहेंगे वैसा सॉल्व कर देना। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जो पूछेंगे वो सॉल्व कर देना, लेकिन पहले आपको यही सॉल्व करना है। ओके, चलिए अंशिका, वेरी गुड, आपने आंसर भी शेयर कर दिया है। लास्ट सेकंड वाले पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है इंडिया से बाहर कोई रहता है, उसने आपको इंडिया में पैसा भेजा है। बेसिकली देखा जाए ट्रांसफर है, ट्रांसफर इनकम है, काउंट नहीं होता क्योंकि फ्री में मिला आपको। चलिए, सो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, टेलीग्राम पर जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे। ओके अंशिका, लावण्या, शिवानी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।